की फाइल मिल गई थी आपको, ऐसे कॉपी पेस्ट कर ली होगी। बेसिक कंसेप्ट समझो, इस फाइल का क्या है। एपीआई के थ्रू डेटा लाने, ठीक, और जावास्क्रिप्ट से उसे मैनेज कर रहे। लॉजिक तो वही लिखा, बाय डिफॉल्ट सारी कंट्रीज आएंगी। कंट्री चूज जैसे करेंगे, अगर आपने कोई कंट्री चूज नहीं की तो स्टेट और सिटी वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट एम्प्टी हो जाएगा और वहां सिर्फ डिफॉल्ट ऑप्शन आएंगी, सेलेक्ट स्टेट और सेलेक्ट सिटी। लेकिन जैसे कंट्री चूज करोगे तो वो क्या करेगा, स्टेट वाला जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है पहले उसे एम्प्टी करेगा, फिर उस कंट्री की वो स्टेट ऐड कर देगा। इसी तरह से जब स्टेट चूज करोगे, सेम केस सिटी, सिटी को पहले खाली करेगा और फिर वो सिटीज को क्या कर देगा है। बस ये लिखना हो, कुछ नहीं है। अब ये कोई रेडीमेड कोड नहीं है, ठीक। ये कल को हम थोड़े दिनों में जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो हमें पता होगा ये कोड क्या कर रहा है। तो ये जावास्क्रिप्ट फाइल स्क्रिप्ट फोल्डर में हमने बना ली और इसको कॉल कहां करना है, अपसर्ट। अब आप आ जाओ, कहां पे आओगे, अपसर्ट पे, और यहां पे आपने कॉल करना है। कैसे कॉल करोगे, ये स्क्रिप्ट टैग लगाओ, src अपसर्ट पे लगाए ना ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक, वहां कॉल करना है। बस इतना सा कोड। ये देखो स्क्रिप्ट फोल्डर और स्क्रिप्ट के अंदर है ये देखो आ गया पूरा पाथ लॉन्च। अब आप इसको रन करोगे तो ये फाइल काम करेगी। बस ये डाला है। मान लो यही कंट्री स्टेट सिटी 6 जगह है तो उस पेज पे यही लाइन लास्ट में 6 जगह लिखेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। ये फायदा हुआ जो मैंने फाइल बनाई। अगर जो लोग वो फाइल नहीं बनाते वो क्या करते, स्क्रिप्ट टैग लगाते, जो कोड वहां पेस्ट किया वो यहां पेस्ट कर देते, तब भी चल जाता। लेकिन स्क्रिप्ट फोल्डर का क्या फायदा हुआ, रीयूजेबिलिटी कैसे बने। तो अब आप इसे रन करो तो ये वाला कोड आपने लिखना है, उस जावास्क्रिप्ट फाइल को कॉल करना है। कॉल कहां करना है, ठीक। अब आप इसे रन करो ये लिख लिया सबने। ये देखना, ये अपसर्ट है, सारी कंट्रीज आ रही। क्या हुआ, इंडिया चूज किया। अगर आपने कोई कंट्री चूज नहीं की, जल्दी को चेक करें, इंडिया चूज किया और एक देखो पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। ये देखो इंडिया की ही स्टेट आ, ये देखो आ रहे ना, पंजाब, एचपी और यूपी, ठीक। अब आप क्या करो, पंजाब चूज किया तो ये पंजाब की सिटी आ रही, और अगर आप यहाँ एचपी चूज करते हो तो ये एचपी। लेकिन देखने वाली बात ये है कोई पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, नजर मान।
ये देखो, जैसे आपने चूज किया यूएस, कोई रिफ्रेश थोड़ी हुआ, सिलेक्ट स्टेट, देखो यूएस की आ गई। अब यूएस में चूज की स्टेट और यहां पे नहीं है तो नहीं है, ये लॉजिक लिखा हुआ सारा। अगर आप दोबारा से इंडिया चूज करते हो, देखो सेलेक्ट एचपी चूज किया और ये आपकी ले रहा है, तो ये आपने कई जगह आपने ये चीज देखी, ठीक है जी। और कोई कुछ नहीं पता चल रहा है क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता चल रहा है कोई नहीं। यही कमाल है जावा स्क्रिप्ट का। जावा स्क्रिप्ट के ऊपर ये कमाल है एजेक्स का, जो एपीआई को कॉल करने के लिए असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, जो इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, पार्सली। ध्यान दो, डाटा तो डाटाबेस से आ रहा ना एपीआई के थ्रू, लेकिन डाटा उतना आ रहा जितना हमें चाहिए। ये फायदा है जो हमने अभी जावास्क्रिप्ट और एपीआई यूज, लेकिन ये ज्यादा तभी समझ आएगी कब, जब खुद बनाएंगे। ठीक, और जो नेक्स्ट असाइनमेंट करेंगे उसमें खुद बनाएंगे तो आपको ये पता होगा, ठीक है जी। चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करो, और अब हम शुरू करने जा रहे हैं ASP.NET को, जो लेटेस्ट है। ध्यान से, ASP.NET को हमने अभी तक जो प्रैक्टिस की, चाहे MVC में की चाहे विदाउट, तो ASP.NET। तो कोई पूछे ASP.NEट और ASP.NET कोर में क्या फर्क है, तो क्या बोलूं, एक तो आप बता ही दोगे कि ASP.NEट कोर की एप्लीकेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, ASP.NEट की सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पे रन। ठीक, वहां आपके HTML हेल्पर यूज होते थे, याद करो @HTML। इसमें हम यूज करेंगे टैग हेल्पर, बताऊंगा क्या यूज करेंगे, टैग हेल्पर। अभी दो ही चीजें याद रखें, कोई पूछे ना ASP.NEट कोर में क्या फर्क है, तो बता दो ASP.NEट कोर जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसकी एप्लीकेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रन कर सकते हो। ASP.NEट जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, उसकी एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट के ही एनवायरनमेंट पे रन होगी। ASP.NET HTML हेल्पर यूज करते, याद है, @HTML.ActionLink, @HTML.DropDownList, जो भी था, लेकिन इसमें हम वो नहीं यूज करते, इसमें यूज करते हैं टैग हेल्पर। अब बताऊंगा वो क्या होते हैं टैग हेल्पर। तो आज मैं आपको ये जो मैं एप्लीकेशन बनाऊंगा विजुअल स्टूडियो 2022 पहली बार, और ये जो मैं एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूं दैट इज SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन विदाउट MVC बने, याद रखें। कई बार आपको ऐसा भी होगा कि ASP.NET कोर में आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने आती है कि नहीं आती, ये 5-6 दिन हम वो करेंगे और फिर हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट में तो हम ASP.NET कोर और MVC कोर पूरा यूज हो। ठीक, तो अब यहां पे जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे दैट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन। क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, MVC तो आता ही है, वो तो सेम ही होगा, और यहां चूज करो ASP.NET, बड़े ध्यान से देखना, ASP.NET कोर वेब ऐप, यही, और आगे लिखा आ रहा है रेजर पेजेस, RAZOR, लैंग्वेज C# में कोड लिखना है, आता ही है थोड़ा बहुत, और ये लाइनेक्स, मैक, विंडोज सब पे चलेगा। तो यही तो ASP.NET कोर का बेनिफिट है। मतलब क्या, आज से पहले जो बड़ा नोट आना चाहिए, थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी चल जाएगा, वो भी थोड़ी बहुत 10%, लेकिन अब जो मैं सिखा रहा हूं ये, इसमें 1% भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें अब प्रोजेक्ट में यूज होंगी, ये प्रोजेक्ट का बेस बनवा रहा हूं। तो 5 से 6 लेक्चर लगेंगे और फिर हम शुरू करेंगे प्रोजेक्ट।
तो यहां पे चूज कर लिया नेक्स्ट। कल भी क्लास है बच्चे आपकी, कल क्लास का टाइम आपका थोड़ा अर्ली रख लेते हैं, जल्दी जल्दी चले जाना आप लोग आराम से ना। ठीक, तो कल हम 10 से 11 रखेंगे। ठीक, आप 10:05 तक भी आ सकते हैं। ठीक, 10 से 11 होगा और फिर क्लास होगी आपकी थर्सडे। थर्सडे का आपका नॉर्मल शेड्यूल है जो आपका रेगुलर होता है, थर्सडे और फ्राइडे। अब यहां पे प्रोजेक्ट का नेम, तो प्रोजेक्ट बना रहा हूं बुक लिस्ट विद अंडरस्कोर विद एस या विद रेजर पेजेस, विद रेजर पेजेस अंडरस्कोर SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन, और बैच का टाइम दे दिया 11:47। रेजर पेज बोलते हैं जो पेज होते हैं रेजर पेज, जो आप MVC में यूज करते हैं। आप कहां सेव करना है, तो अब आप नया फोल्डर बना लो। जैसे मैंने D ड्राइव के अंदर, अब हम ASP.NET कोर पढ़ रहे हैं, तो एक नया फोल्डर बना लो ASP.NET कोर। चूज कर लिया उस फोल्डर को, सेलेक्ट, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, और यहां .NET 6, देन क्लिक ऑन क्रिएट। .NET 6 ये देख लो कौन सा है, .NET 6। ठीक, और ये प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो। सबसे पहले हम आज सीखेंगे कि इसमें डाटाबेस हैंडलिंग कैसे होती है, किसमें, ASP.NET कोर में। ठीक, तो इसके लिए आपको 3 पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे। पहली बात, यहां वेब कॉन्फ़िग नहीं होती, थोड़ा थोड़ा चेंज बताऊं। तो सबसे पहले 3 पैकेज वहां एक करते थे एंटिटी फ्रेमवर्क, तो टूल्स पे गए और वही मैनेज नगेट पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन। अब स्टेप्स लिख लेने पहली बार, थोड़े बहुत अलग है। ब्राउज, फायदे भी हैं, DI समझाऊंगा आपको, 10 वाला डिफरेंस पता चल जाएंगे, वे उसमें नहीं, अगर आज समझाऊंगा नहीं। एंटिटी फ्रेमवर्क, अब सबसे पहले जो हम देखते थे एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, चूज किया और ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, दैट इज एंटिटी फ्रेमवर्क कोड। और यहां वर्जन आ रहा है 8, बट हमने .NET 6 यूज कर रहे हैं, स्टेबल है, चल रही, तो .NET 6 का लेटेस्ट यूज कर लो बच्चे। कौन सा है, .NET 6.0.32। Then install, इस पे क्लिक किया, इंस्टॉल, और I accept। फिर उसके बाद दूसरा पैकेज जिसके पीछे लिखा हुआ .SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड .SQL सर्वर। और प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया और यहां पे वर्जन 6.0.32।
I accept. और इसी तरह से टूल्स, जिसके पीछे लिखा हुआ टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स, वर्जन 6.0.3, देन इंस्टॉल, एक ही बटन पर, आगे पीछे नहीं करने, एंड इंस्टॉल और आई एक्सेप्ट, बस तीनों पैकेज। अगर आपको देखने हैं तो कहां से देखोगे, वो तो इसमें है ही नहीं, तो याद रखना इसमें सीधा प्रोजेक्ट नेम पे डबल क्लिक कर, अपने आप वही चीज उन्होंने और इजी बनाया आपने। इंस्टेड ऑफ एक और फाइल देखो, प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक किया, ये देखो आगे, और ये आपका तीनों पैकेज इंस्टॉल हो। अब उसके बाद क्या करोगे, हो गए पैकेज इंस्टॉल हो गए। अब उसके बाद कनेक्शन सिंक कहां लिखेंगे, यहां वेब कॉन्फ़िग होती नहीं, यहां लिखेंगे ऐप सेटिंग्स डॉट जेएसएन में, ये JSON जिसकी कहानी थोड़ी कल मैंने थोड़ी बैकग्राउंड सी बनाई थी, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, JSON, ये होती JSON, और ये की पेयर में डाटा लिखा जाता है। की पेयर मतलब एरे की तरह, जैसे इसमें ये की है, ये की है, ये की है, और ये इसकी वैल्यू। अब मैं कनेक्शन से यहां सबसे ऊपर आओ, जो ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगी उसके अंदर, और यहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग, और डबल कोट्स के अंदर ये देख लो, कनेक्शन स्ट्रिंग एक कीवर्ड है, सी कैप्स में एस कैप्स में, याद रखना, हेल्प में रहता ना बच्चे, यहां पे के ये डबल कोट्स आ गया ना, कनेक्शन स्ट्रिंग सेलेक्ट कर लिया, लॉन्च। और कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या रखना है, ये की है, ये मेरी मर्जी, क्या रख दिया, कौन str, और सबसे पहले सर्वर इज इक्वल टू डाटाबेस सर्वर का नेम, टैब स्लैश SQL एक्सप्रेस। उसके बाद बोलो डेटाबेस का नेम, चेंज हो गई। अब मुझे थोड़ी पता कनेक्शन क्या होता है, बस यहां कैसे लिखते हैं सीखे, कल जावा पढ़ोगा, यही फर्क है। बस नई चीज सीखने में ये है कि जो आता है वो आता ही है, सिर्फ उसको उसके रूल कैसे वहां पे हो। डाटाबेस का नाम रख दिया DB अंडरस्कोर बुक लिस्ट अंडरस्कोर SBA अंडरस्कोर 1147, कुछ भी नाम रख लो, मैंने प्रोजेक्ट की तरह नाम रख दिया। उसके बाद यहां पे क्या लिखते हैं, इंटीग्रिटी सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू। इसकी जगह ट्रस्टेड कनेक्शन भी आता है, एक ही बात। उसके बाद एक चीज है जो हम नहीं लिखते थे, मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स इज इक्वल टू ट्रू। बस यहां प्रोवाइडर नहीं होता, मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स
इज इक्वल टू ट्रू। ये चीज याद है। अब आपको ये समझना पड़ रहा सिंटेक्स, बाकी कुछ नहीं। वहां ऐसे करते थे, वहां पे अगर पैकेज देख रहे हो, पैकेज डॉट कॉन्फिग फाइल होती थी, यहां तो प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक करो, वहां एक पैकेज होता था, यहां तीन। कौन कौन से? एंटिटी फ्रेमवर्क 4, एंटिटी फ्रेमवर्क 4.sql सर्वर, एंटिटी फ्रेमवर्क 4.tool। माइक्रोसॉफ्ट आगे लगी जाएगा। कनेक्शन सिंक कहां लिखा? ऐप सेटिंग डॉट, इसमें वो होती नहीं है। और यहां पे डबल स्लैश लगा लो। क्यों लगाते हैं? एस्केप सीक्वेंस के लिए। और इधर राउटिंग डबल स्लैश, सिंगल स्लैश नहीं चलेगा, कीवर्ड होता है, तो डबल स्लैश आपने आगे लगा लो। ओके, बस यही है कनेक्शन सिंक। यहां कोई प्रोवाइडर कुछ देने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद क्या है? मॉडल बनाएंगे, डेटा फोल्डर होगा, कहानी तो वही चलेगी। तो अब क्या करना है ये लिख ली बच्चे इस लाइन को। पहली बार लिख रहे हो, थोड़ा देख लेना सिंटैक्स में कोई कंफ्यूजन ना हो। एक वेब कॉन्फिग की जगह ऐप सेटिंग डॉट जेएस, ये कनेक्शन सिंक आपने लिख दिया। नेक्स्ट चले आगे। अब यहां पे एक फोल्डर बनाओ, राइट क्लिक, ऐड न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम दे दिया मॉडल। ये वही मॉडल है। अब यहां पे एक मॉडल बनाएंगे बुक डॉट cs नाम से, और उसमें बुक आईडी लेंगे। बुक का बना रहा था, नाम प्रोजेक्ट का वही रखा था। बुक आईडी होगा, बुक टाइटल होगा, बुक डिस्क्रिप्शन होगा, बुक ऑथर होगा, बुक ISBN होगा, बुक प्राइस होगा। ऐसे हो गए इसके, वो चेंज कर दिया। राइट क्लिक किया मॉडल पे, ऐड क्लास, क्या नेम है? एक इस नाम से है बुक डॉट cs। अब इसमें क्या क्या मेंबर लेंगे? लॉजिक, प्रॉप, सबसे पहले क्या आएगा? लॉजिक। प्राइमरी की हो जाएगा ऑटो जनरेट, प्रॉप, स्ट्रिंग, क्या आएगा? टाइटल, टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन, ठीक, चलो ऑथर भी ले लो, और ISBN नंबर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, ISBN, और यहां पे इंटीजर, और एक और ले लो प्राइस। अगर ISBN इंटीजर में तो आप इसको इंटीजर भी ले सकते। एक, और यहां पे रिक्वायर्ड लगा दो, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड,
लगा दिया। तो आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, आईएसबीएन और प्राइस। बस एक मॉडल बना लिया। बुक की डिटेल है सिंपल। अब उसके बाद एक डेटा फोल्डर बनाओ और उसमें एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट याद रखना, प्रोजेक्ट में ये वाली चीजें चलेगी। ये वाली कोड फर्स्ट अप्रोच इस तरह से। लिख लिया सारा ये। आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, आईएसबीएन और प्राइस। अब क्या करो, यहां एक अलग से फोल्डर बना, न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम डेटा, और यहां पे ऐड क्लास एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट दे दिया, और यहां पे डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को एक इनहेरिट कर, एक, और फिर इसके कंस्ट्रक्टर में आगे क्या लिखेंगे, यहां पे ऐसे नहीं होगा। डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और यहां एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट टाइप का ये पैरामीटर, और इसके बेस में ये ऑप्शंस पास करने। लिखोगे लो, इसमें लग गया, ऐसे है ठीक। और यहां पे प्रॉप क्या लिखते हैं, डीबी सेट, और क्या लिखोगे, बुक, और ये आपका बुक्स बन गया जी। एक इस तरह से तो ये आपका आ गया। उसके बाद कनेक्शन पे कोई एक्सेस किया ही जो ऐप सेटिंग में लिखा है नहीं किया ना, वहां तो करते थे। तो एक और इसमें मेन फाइल है जहां हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, और उसका नाम है program.cs। एक और फाइल है, बोला स्टेप्स है, 3 पैकेज इंस्टॉल हुए, कनेक्शन से कहां लिखा, ऐप सेटिंग.js है ठीक। अब एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, सारी कहानी वो है, क्लास चेंज हो गई ना बच्चे। देखो डीबी कॉन्टेक्स्ट पे एप्पल प्रेस ये देखो, तो यहाँ पे ये है डीबी कॉन्टेक्स्ट, और इसका आप लोग कॉल करो, तो यहाँ पे इसको बेस पे एप्पल प्रेस करा, ये देखो डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन चेंज होगी ना, वो पुराने वाली, ये नया याद समझाएंगे अभी देख। लिख लिया है सबने ठीक। अब आप करो, कहाँ लिखना है,
program.cs, ये मेन फाइल है, इसमें याद रखना जो program.cs में कोड लिखोगे वो अपने आप एग्जीक्यूट होता है, उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। program.cs में सबसे ऊपर आ जाओ, ये यहाँ पे एक लाइन जो लिखी है बिल्डर, उसके बाद सबसे पहले आप कनेक्शन सिंग रीड करो। कैसे रीड करते हैं? यहाँ पे बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्टेट, और क्या नेम है? कौन str कौन str, और उसके बाद ये देखो रीड कर लिया ना कनेक्शन सिंग, और उसके बाद लिखना है बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और यहां पे ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, और ये कनेक्शन सिंग पास कर, ये मैं यहां पे एंटर प्रेस कर देता हूं, और ये कोड यहां, अब देखो यहां एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट कॉल हुआ, और उसको आपने ये कनेक्शन सिंग पास करने का ये तरीका, ये सिंटैक्स है, बस याद। अब उसके बाद फिर माइग्रेशन की बारी आएगी, तो कहां कोड लिखा? ऐप सेटिंग्स में लिखा, ठीक, और प्रोग्राम डॉट, बाकी तो लिखते थे वेब कॉन्फ़िग की जगह ऐप सेटिंग में, और ये प्रोग्राम डॉट cs। तो याद रख लो पैकेज इंस्टॉल किए 3, फिर क्या किया? उसके बाद कनेक्शन सिंग ऐप सेटिंग डॉट jsn, फिर क्या किया? मॉडल बनाया, फिर क्या किया? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और फिर क्या किया? प्रोग्राम डॉट cs। अब यहाँ पे माइग्रेशन की कहानी, तो यहाँ इनेबल माइग्रेशन की जरूरत नहीं है, वो पुराने में होती थी, ये अपने आप ही इनेबल कर लेता है, तो इसमें सीधा ऐड माइग्रेशन और अपडेट डाटाबेस, एक स्टेप वो बच गया। करते ना इनेबल माइग्रेशन, वो अपने आप चेक कर लेता है कि माइग्रेशन इनेबल है कि नहीं है, तो इनेबल कर लेगा अगर आप ऐड माइग्रेशन कमांड लिखो। टूल्स पे गए, पैकेज मैनेजर कंसोल, ठीक, और यहां लिखो ऐड हाइपर माइग्रेशन, ऐड हाइपर माइग्रेशन, और आगे माइग्रेशन का नीम क्या लिखते हैं हम लोग? इनिट लो, ये डिफॉल्ट माइग्रेशन, चलिए ऐड हाइपर माइग्रेशन इनिट लोड, ये लो, और यहां पे देखोगे ये आपका नजर मारो क्या आ गया? इनिट लोड, और ये क्रिएट टेबल, एक आप देख लो आईडी इंटीजर है, डाटा टाइप नल लेबल फॉल्स, और ये आइडेंटिटी कॉलम है, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट, और ये 1 और 1 क्या होता? स्टार्ट एंड स्टेप, यानी 1 से शुरू करेगा और 1 1 का स्टेप होगा, 1 2 3 4,
अगर आप चाहते हो 1 के बाद 5, 5 का 10, तो स्टेप क्या कर दो 5 कर। ये सेकंड वाला 1 वही हो, कितना स्टेप 2 का करना है तो 1 3 5 7 ऐसे है। टाइटल, और ये देखो ये अपने आप ही क्या उठा रहा है, एंड वेयर का है, पता ही है इसकी कहानी, ऑथर, और ये सारा ठीक है। और ये इसकी क्या बन गई, प्राइमरी की। अब आप क्या लास्ट कमांड चलाओगे, बोलो अपडेट डेटाबेस। क्या लिखोगे, अपडेट हाइफन डेटाबेस। देखो डन आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक, तो इतना काम तो आपका हो गया। और ये क्लोज करो। तो सबसे पहला काम तो बच्चे यही जो आप लोगों का चलना चाहिए, ये कोड फर्स्ट, ठीक। अब आपको देखना है तो सर्वर एक्सप्लोरर में गए, यहां पे वो डाटाबेस ऐड नहीं है, तो आप ऐड कर लो। कैसे, डेटा कनेक्शन, याद रखना ये डेटाबेस का कनेक्शन होता है। इसका मतलब ये है अगर मैं कोई कनेक्शन यहाँ राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूं, ठीक, तो डाटाबेस डिलीट नहीं होगा। ये क्या होते हैं, सारे सर्वर एक्सप्लोरर में डाटाबेस के कनेक्शन होते हैं। तो जो मैंने अभी बनाया उसका कनेक्शन यहाँ नहीं आ रहा है, 1147 वाला कोई नहीं है। तो क्या करोगे, डेटा कनेक्शन पे राइट क्लिक करो, नया कनेक्शन ऐड कर लो। तो ऐड कनेक्शन, और यहां पे सर्वर का नाम टैब स्लैश बोलो एसक्यूएल एक्सप्रेस, और विंडोज ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन क्या कर दो, ऑप्शनल, ठीक। और यहां पे आपका डेटाबेस लिस्ट आएगी, अगर ज्यादा है तो आप ऐप सेटिंग से नाम देख के पेस्ट कर लो। मतलब कहने का लोड होने में टाइम ले रहा है ना, तो आप एक काम करो, हमने कहा डाटाबेस का नाम लिखा था, यही होगा ना, इसको कॉपी किया और वही सर्वर एक्सप्लोरर राइट क्लिक ऐड टैब स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस, विंडो ऑथेंटिकेशन फॉल्स, और यहां पे फॉल और ओके, ठीक। अब इस लिस्ट में वो डाटाबेस अभी ऐड हो गया, सीधा वहां नाम ही लिख दिया, ये देखो आ गया, और ये मेरा डेटाबेस आ चुका है, और ये टेबल आ गया बुक्स, क्लियर है जी, तो बन गया, समझ आ गया कैसे ऐड किया। कुछ नहीं करना है, डाटा कनेक्शन, ऐड कनेक्शन, यहाँ सर्वर का नाम और नीचे डाटाबेस का नाम ऐड हो जाए, ठीक। अब उसके बाद तो इतना काम तो हो गया, ये एमबीसी नहीं है, इसमें कोई कंट्रोलर नहीं बनेगा, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन। चलो अब यहां पे आप रन करते, एक बार हम देखते हैं इसका डिजाइन कैसा है। डाटाबेस हो गया हमारा काम, ठीक। तो यहां भी लेआउट फाइल होगी, देखते हैं व्यूज के अंदर कहां पे है इसमें, ये देखो अब यहां पे आ गया वैसा डिजाइन। यहां भी हम थीम अप्लाई कर लेंगे, बट यहां बदलने का कंसेप्ट नहीं है। तो कैसे करते होंगे, पहले ये नजर मारो, ये देखो यहां पेजेस के अंदर सारे पेज बनते हैं, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, एमबीसी नहीं है। पेजेस के अंदर शेयर, और शेयर के अंदर है अंडरस्कोर लेआउट, वहां व्यूज होता था, याद करो, पेजेस के अंदर, और ये है वो लेआउट फाइल, ठीक। कौन सी फाइल है ये, लेआउट।
एक तो ये हो गया। दूसरा काम देखो, जितनी भी स्टैटिक फाइल है वो सारी इन्होंने कहां रखी है, www रूट के अंदर। वहां तो सामने पड़ी होती ना स्किप फोल्डर, कंटेंट फोल्डर, फॉन्ट, नहीं, स्टैटिक फाइल इन्होंने सारा अलग कर दिया। कहां होंगी, www रूट। एक ये देखो, जैसे यहां पे गए, कोई अपनी CSS है हम यहां रख लेंगे, कोई अपनी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो हम यहां लिख लेंगे। और ये जो बनी हुई है देख लो, लिंक फोल्डर में गए और ये बूटस्ट्रैप, उसके अंदर टेस्ट, उसके अंदर CSS और उसके अंदर है ये ठीक। तो यहां बूटस्ट्रैप की फाइल कहां मिलेगी, www रूट के अंदर, लिब, लिब के अंदर बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप के अंदर डिस्ट, डिस्ट के अंदर। इसी तरह से ये jQuery यहां मिलेगी, jQuery डिस्ट, और ये वैलिडेशन वाली यहां पे। एक ये दोनों किसकी हैं, वैलिडेशन। एक सारी स्टैटिक फाइल आपकी यहां। मान लो आपको अब लेआउट चेंज करना है, तो यहां बंडलिंग का कंसेप्ट नहीं है, तो सारी स्टैटिक फाइल कहां पे है, पहले बात समझ गए, www। अब ध्यान से देखना, पेजेस के अंदर गए, शेयर और लेआउट, यहां कैसे एक्सेस हुआ, नॉर्मल ऐसे है, लिंक, स्टाइल शीट और ये href। आगे क्या आ रहा है देखो, लिब, लिब के अंदर बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप के अंदर डिस्ट, डिस्ट के अंदर CSS। और ये पुराने वर्जन में बंडलिंग का कंसेप्ट था, यहां बंडलिंग का नहीं है, सीधा इजी बनाया हुआ, ये सीधा उसका भाग। ठीक, तो जैसे हम इसी को पहले देखते हैं, जैसे मुझे अपना बूटस्ट्रैप अप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं, bootswatch.com पे गए, ठीक, और यहां वर्जन 3 या वर्जन यूज करो 4, ये आपका इसके साथ है कंपैटिबल, वर्जन 4। और यहां थीम के नाम वही, यहां कोई भी थीम आप चूज कर। मैंने यहां पे यति चूज किया, लो, और ये यति आ गई, और यहां पे है इसकी ये bootstrap.css, अभी वही है, बस वर्जन 3 की जगह 4। तो bootstrap.css, और यहां पे ये इसकी वो बूटस्ट्रैप फाइल आ, कंट्रोल A कॉपी किया, अपने प्रोजेक्ट में गई, कहां पे है बूटस्ट्रैप, बोलो, www रूट, लिब, बूटस्ट्रैप, डिस्ट, CSS, और यहां फाइल का नाम है bootstrap.css। और यहां पे ये डिलीट कर, और ये आपका पेज कर दिया। अब ये bootstrap.css में चेंज किया है, तो अब लेआउट फाइल पे आ जाओ, यहां क्या बात है, लिब, बूटस्ट्रैप, डिस्ट, CSS, तो यहां बूटस्ट्रैप फाइल है, ये मिन लिखा आ रहा है, आप मिन हटा ऐसे, क्योंकि हमने कहां चेंज किया, सप्लाई हो। इनके लिए कितने कितने दिन लगे थे हमें सीखने में, बताइए सारा कोड बस ये। अब कोई पूछे ASP.NET कोड में अपना लेआउट अप्लाई करना हो गया, बड़े ध्यान से
ठीक, तो ये अप्लाई हो गया बच्चे। ठीक, तो यहां पे ऐसे सीधे पाथ है, समझ आगे बात। एक जो नॉर्मल होता है आपका लग से, उसमें उन्होंने किया हुआ था चीज, आ गया पूरा पाथ। अब ये देखो नीचे नजर मारो, यहां पे आ जाओ, ये रेंडर सेक्शन वहां भी था, याद है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, स्क्रिप्ट। और ये जावास्क्रिप्ट इन्होंने ऐड की हुई है, वही लिब फोल्डर के अंदर है ना, उसी के अंदर लिब, jQuery, Jest, ये देखो लिब, बूटस्ट्रैप, ये देखो सारा। ठीक, अब रेंडर बॉडी यहां पे भी है और वहां पे भी सेम है। ठीक, बस यहां बंडल नहीं है, बाकी वैसे। अब उसके बाद चल, अब आपका बूटस्ट्रैप अप्लाई हो गया, वो तो डिजाइन है, वो देख ले। अब आपने क्या करना है, हमने एक अपने पेज बनाने हैं, तो यहां पे जो पेज बनते हैं पेजेस के अंदर, याद है, बार बनाओगे तो एक्सेस नहीं हो। मैं पेजेस के अंदर गया, राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर बनाओ, और फोल्डर का नाम रख दिया मैंने बुक लिस्ट। आप ये देखोगे कम टाइम में हम कितना सीखें। बुक लिस्ट नाम से, इसमें जितने भी व्यूज हैं, वहां व्यू फोल्डर होता था ना, यहाँ पेजिंग है बस, यहाँ पे एमबीसी नहीं है, मॉडल व्यू कंट्रोलर नहीं, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, और कई बार इसकी रिक्वायरमेंट आती ही है। हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, हमारे पास भी आए तो पता तो होना चाहिए, एमबीसी तो पता चल गया, पर सिंगल पेज एप्लीकेशन भी हमें आनी चाहिए। तो छोटी सी एप्लीकेशन है, ये प्रोजेक्ट नहीं है। ये बुक लिस्ट नाम से फोल्डर बनाया, और अब मैं इसके अंदर राइट क्लिक ऐड रेजर पेज, कौन सा पेज होता है ये, रेजर पेज। कहां क्लिक किया, बुक लिस्ट, राइट क्लिक ऐड, बोलो रेजर पेज, क्लिक किया और रेजर पेज। रेजर पेज एम्प्टी, और यहां पे ये देखो रेजर पेज एम्प्टी, और इसका नाम इंडेक्स आ रहा है, तो इंडेक्स ही रहने दे। रेजर पेज, ये रेजर पे, कोई पूछे रेजर पेजेस के साथ काम करना आता है, यस। सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने आती, यस। और इसका आ गया, यहां बनेगा इंडेक्स बनेगा, अपसर्ट बनेगा, डिटेल सारा कुछ बनेगा वही। और ये देखो, ये आपका इंडेक्स पेज, ठीक, इसकी दो फाइल है, ये इसकी कोड फाइल है जो सिंपल ASP.NET में देखते थे, और ये इसका है CSHTML। ठीक, यहां ऐसे ना ढूंढना कंट्रोलर, यार तभी तो सिंगल पेज एप्लीकेशन है कि एक पेज पे ही है। तो ये देखो इंडेक्स, और ये इसकी कोड फाइल। अब यहां पे देखो ये कोड फाइल है, अब आप यहां पे F7 प्रेस करो, ये डिजाइन में आ गई, फिर F7 प्रेस करो, कोड में आ गए। तो F7 शॉर्टकट की याद रख लो, कोड में जाना या डिजाइन में, वाइस वर्सा ये काम करता है। F7 ये यहां आगे और यहां, ठीक। तो अब आपकी कहानी क्या है, अब मैं चाहता हूं मैं जैसे रन करूं इंडेक्स पेज पूरा आ जाए,
बाद में लिखते हैं क्या लिखना है। ठीक, तो क्या करो, ये बन गया, जैसे कुछ नहीं लिखा मैंने। मैं ये चाहता हूं जैसे रन करें वही, जैसे हमें पता ही है होता ना, होम और आगे उसके आगे लिखा है बुक लिस्ट। ये देखो, मैं चाहता हूं यहां लिखा है बुक लिस्ट, तो कहां जाओगे, बोलो लेआउट में। बिल्कुल ठीक, शेयर पे गए और लेआउट, और यहां पे ये देखो ये बने हुए अनसॉर्टेड लिस्ट वही है, पर वहां HTML हेल्पर होते थे @html डॉट करके, यहां पे नहीं। यहां क्या अभी बता रहा हूं, जैसे ये एक LI आ गया, वहां भी होता था, ये दूसरा LI, वहां पे दो ऑप्शन है ना बच्चे, होम और प्राइवेसी। तो प्राइवेसी के बाद यहां पे एक, तो यही LI और क्लास, ये कौन सी यूज की है, डिजाइन सेम आना चाहिए, हम भी इसी को यूज कर लेते हैं, ये वाली बूटस्ट्रैप से। और यहां पे एंकर टैग, मतलब कहने का सेम जैसे ऊपर है, क्लास नैब आइकन लिंक, और इसका टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, डार्क, जैसे हम कुछ छेड़ नहीं रहे, जो ऊपर लिखा हुआ। ये ASP एरिया रहने दो, ये टैग हेल्पर है सारे, ASP एरिया, ASP पेज, ये होते हैं टैग हेल्पर। सिंटैक्स एरिया प्रोजेक्ट में आएगा तब देखेंगे। अब यहां सीधा लिखो ASP पेज, और यहां पेज का पाथ, ठीक, तो यहां लिखना है स्लैश, हमने फोल्डर बनाया हुआ बुक लिस्ट, और उसके अंदर क्या नेम है, इंडेक्स। ठीक, जो ये प्राइवेसी और इंडेक्सिंग इन्होंने लिखे हैं, ये यहां से उठा रहा है, एक बार समझोगे, ये कहां से उठा रहा है, पेजेस फोल्डर में, और पेजेस में गए इंडेक्स भी बना हुआ और प्राइवेसी, तो ये पेजेस फोल्डर तक का पाथ अपने आप उठा लेगा। आगे का देना है, तो मैंने क्या किया, पेजेस के आगे क्या है, बुक लिस्ट फोल्डर, और उसके अंदर है आपका इंडेक्स, और यहां पे ये टेक्स्ट दे दिया। तो ये आपका क्या था, यहां जो टैग हेल्पर है वो सिर्फ ये था, ASP आइकन पेज, दिस इज योर टैग हेल्पर। यहां वो नहीं लिखते @HTML डॉट एक्शन लेंगे, और ये एक नया मेन्यू आपका बन जाए। ASP.NET कोड फर्स्ट पता चल गया, लेआउट कैसे चेंज करना है पता चल गया, पेज कैसे बनाना, यहां तो पता चल गया इतना। और ये देखो, अब आपने ये चेंज कर दिया, लिख लिया बच्चे ये सारा, तो अब यहां पे ये मेन्यू आना चाहिए। रिफ्रेश किया, नहीं आया, मैं कंट्रोल F5 करता हूं, वो फिर भी नहीं आया, ठीक, लेकिन मैं इसको दोबारा रन करता हूं, इतना लिख लिया उसी वाली लाइन। कंफ्यूज है ना, छुट्टी नहीं होनी चाहिए, बड़ी मजेदार चीजें हैं, ये फायदा है, थोड़ी पैटर्न बन चुकी है, और देखो आ गया। पहले क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वो फीचर जो विजुअल स्टूडियो 2019 में थी, वो इसमें डालना भूल गए। याद है, हम तो करते थे ना HTML में चेंज, रिफ्रेश करो आ जाता था, लेकिन वो इसमें डालना, इस फीचर को भूल गए, ये इंडेक्स वाला चल गया। तो अब हमें तो करना, हमें तो आदत पड़ चुकी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि हम तो जब भी HTML में चेंज करते हैं, बताइए आपको,
जब भी हम HTML में चेंज करते हैं तो हम रिफ्रेश करते हैं चल जाता है। तो इसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जो भूल गए हैं ये, ठीक, वो पैकेज हम डाल देंगे तो फिर वो भी चलना शुरू हो जाएगा। था ना भी उसमें 2019 में, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो भी इंसान ही है, ठीक। तो हमारा मोटिव है हम उसका सोल्यूशन देखें, ठीक है जी। अभी बच्चे बड़ा समझ के, मेरे को लगता है इतना आप लोग ये करके आओ, इसकी आज ही प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक, क्योंकि कल इसमें आगे करेंगे। अभी तो डाटाबेस यूज किया, डिजाइन